जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किञ्चित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 हमारा चल रहा है और इसमें हम 3 लोक के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथे अधिकार में अथवा चौथे अध्याय में हमने लोक के बारे में पढ़ा, जिसमें तिर्यक लोक का विशेष रूप से, जिसे हम मध्यलोक कहते हैं, और असंख्यात द्वीप समुद्रों से ये मध्यलोक सुशोभित है। जम्बूद्वीप पहला द्वीप है, फिर लवण समुद्र, फिर धात्रिखंड द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र। इस क्रम से इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं। हमने ये भी समझा कि इस लोक में तिर्यंचों के कितने भेद होते हैं, क्योंकि तिर्यक लोक इसका नाम है, तो उस दृष्टि से 34 भेद तिर्यंचों के यहाँ पर किए गए और उनमें कितने गुणस्थान तक होते हैं, उनकी उत्कृष्ट अवगाहना, जघन्य अवगाहना कितनी होती है, तिर्यंच आयु के बंध के कारण हमने समझे, और कृष जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं या कहाँ कहाँ निवास करते हैं, ये सब वर्णन हमने जाना। और कल की कक्षा में हमने कुछ विशेष परिभाषाएं देखी थी। जब भी हम कभी त्रिलोकसार, तिलोपरिणति आदि महान ग्रंथ, बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनमें ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग होगा। जगत प्रतर, जगत श्रेणी, ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ग कितना होता है, घन कितना होता है, तो उन सब की परिभाषाएं यहाँ इस कल की कक्षा में हमने पढ़ी थी। उच्छेदांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल, इन तीनों अंगुल में क्या अंतर है, ये अंतर हमने समझा था। आइए उस प्रश्नोत्तर के क्रम को, उन परिभाषाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 60 निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 179 179 जो हमने कल लास्ट पढ़ी थी उसको एक बार फिर से देखते हैं, जिसमें ये बताया गया है उपमा प्रमाण के कितने भेद हैं। हमने कल इस प्रश्न के उत्तर में ये समझा था कि किसी भी वस्तु से जब उपमा की जाती है तो वह उपमा प्रमाण कहलाता है। जैसे पल्योपम शब्द का हम प्रयोग करते हैं, सागरोपम शब्द का प्रयोग करते हैं, लोकोपम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सागर प्रमाण, उपम मतलब बराबर, तुल्य, तुलना वाला। तो यहाँ पर यह उपमा प्रमाण 8 प्रकार का कहा गया था। पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर तथा लोक। इस प्रकार उपमा प्रमाण 8 प्रकार का है। कल हमने जो समझा था, जैसे पल्य का शाब्दिक अर्थ गड्ढा होता है। अब उस पल्य का प्रमाण आगे बताएंगे, वो एक पल्य कितना होता है। तो जहाँ हम शास्त्रों में ये पढ़ते हैं उस देव की आयु इतने पल्ले की होती है, या उस भोगभूमीय जीव की आयु इतने पल्ले की होती है, या किसी नारकी जीव की आयु इतने सागर प्रमाण होती है, तो वो पल्ले कितना लगाना है, वो सागर कितना लगाना है, ये बात अपन को यहाँ पर अच्छी तरह से समझनी है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 180। पल्ले के कितने भेद हैं, उनसे किनका माप किया जाता है। पल्ले कितने प्रकार का होता है और पल्ले से किनका माप किया जाता है। उत्तर व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, ये पल्ले के 3 भेद होते हैं। व्यवहार पल्ले से संख्या का, उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों का और अद्धा पल्ले से कर्म स्थिति का माप किया जाता है।
पल्य 3 प्रकार के, और इन तीनों प्रकार के पल्य की डेफिनेशन अभी आगे यहाँ बताएंगे। व्यवहार पल्य किसे कहते हैं, उद्धार पल्य किसे कहते हैं, अद्धा पल्य किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी अभी यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन हमें महत्वपूर्ण बात ये भी समझना है कि व्यवहार पल्य से संख्या का परिमाण, जहाँ हम ये पढ़ते हैं कि भोग भूमिया जीव की आयु इतने पल्य की होती है, वहाँ जघन्य लगाना, उत्कृष्ट लगाना, कितना लगाना, तो वहाँ व्यवहार पल्य ग्रहण किया जाएगा। जहाँ पर उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों का, द्वीप समुद्र कितना लंबा चौड़ा है, जैसे सामान्य रूप से तो सागर हैं, लेकिन वो सागर भी तो पल्यों से मिलकर के सागर बना है, तो वहाँ कौन सा पल्य लगाना है, वहाँ उद्धार पल्य लगाना है। और जहाँ कर्म स्थिति की बात की जाएगी, जैसे हम तत्वार्थ सूत्र जी के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहाँ कर्मों की स्थिति का वर्णन है, सागर की अपेक्षा से वर्णन किया, पल्यों की अपेक्षा से वर्णन किया, तो वो जो कथन है वहाँ हमको लगाना है अद्धा पल्य। आइए इन तीनों पल्यों की हम परिभाषा समझते हैं। प्रश्न संख्या 181, पल्य किसे कहते हैं? उत्तर, उत्तम भोग भूमि में जन्म लेने वाले भेड़ के जन्म से 7 दिन के भीतर तक के रोमों को ग्रहण कर उनके अग्रभाग के बराबर खंड कर संचित किए हुए करोड़ों रोमों से 1 योजन व्यास एवं 1 योजन गहराई वाले विशाल कुंड को भर दो। ऐसे विशाल कुंड से भरे हुए रोमों का जितना प्रमाण है उसे पल्य कहते हैं। ये आगमोक्त परिभाषा हमको स्मरण में रखना चाहिए। अक्सर सामान्य रूप से अगर हमसे भी कोई पूछता है तो हम सामान्य से कह देते हैं असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है और असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है। लेकिन फिर भी ये जो परिभाषा यहाँ पर आचार्य महाराज ने शास्त्रों में दी है, उसी परिभाषा को यदि हम स्मरण रखेंगे तो वो एक प्रामाणिक भी मानी जाएगी। क्या कह रहे हैं, इस परिभाषा को हम समझें। सबसे पहले तो यहाँ हमको समझना है 1 योजन व्यास वाला, पूरा गोल की बात चल रही है, तो उस 1 योजन व्यास की अपेक्षा से और 1 योजन गहरा हमें एक गड्ढा खोदना है, और उस गड्ढे में हमें रोम बाल, जिससे सामान्य रूप से हम कह सकते हैं किसके बाल, वो भी उत्तर मिला है उत्तम भोग भूमि में जन्म लेने वाला जो भेड़ है उसके जन्म के 7 दिन भीतर वाले बाल, क्योंकि ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो वो बाल मोटे हो जाएंगे। हम और आपके जो बाल हैं वो इतने मोटे हैं कि यूँ समझ लीजिए कि उनकी गणना यहाँ पर नहीं की गई है, कर्म भूमि के हैं। उस उत्तम भोग भूमि से मोटे बाल तो मध्यम भोग भूमि के, मध्यम भोग भूमि से जघन्य भोग भूमि के, और जघन्य भोग भूमि के जीवों के जो बाल हैं उनसे भी मोटे बाल कर्म भूमि के जीवों के होते हैं। तो इतने छोटे छोटे बाल जो बारीक पतले हैं, और उनमें भी यहाँ पर कह रहे हैं उनका अग्रभाग करके, उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके, बहुत इसका जिसका कोई दूसरा टुकड़ा न कर सकें उसके अग्रभाग के बराबर खंड करना है। बहुत छोटा छोटा, अग्रभाग से तात्पर्य जितने उसकी मोटाई हो उतने उसके खंड करके, और उन करोड़ों रोमों से उसको गड्ढे को जब हम भरेंगे और उन रोमों की जितनी संख्या आएगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से जो संख्या आएगी वो संख्या कहलाएगी एक पल्य। पल्य का शाब्दिक अर्थ होता है गड्ढा। उस गड्ढे में वो रोम भरे गए हैं, तो इसलिए उस पल्य के प्रमाण, पल्योपम शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो उस पल्य के प्रमाण जितने रोम होंगे, जितने बाल होंगे, वो कहलाएगा एक पल्य। अब इस एक पल्य के 3 भेद होते हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। आइए उनकी भी हम परिभाषा समझते हैं। सबसे पहला व्यवहार पल्य। देखिए, कुंड में भरे हुए रोमों में से प्रत्येक 100 वर्ष बाद एक एक रोम के निकालने पर जितने काल में समस्त रोम समाप्त हो जाएं, उतने काल के समयों की संख्या ही व्यवहार पल्य के समयों की संख्या है। सोचिए, अब उस सामान्य पल्य से व्यवहार पल्य कितना बारीक है, कितना अधिक है। 100 वर्ष में एक बाल निकालना है,
और जब वो पूरा का पूरा गड्ढा खाली हो जाए, पूरे रोम समाप्त हो जाएं, उतने काल के समयों की गणना संख्या का नाम है व्यवहार पल्य। मोटे रूप में इसीलिए हम कह देते हैं, जैसे सब समुद्र और सागर की बात की जाती है तो ये कहते हैं जैसे कोई चिड़िया, कोई जीव 100 वर्षों में एक बूंद पानी निकाले तो उसे जितना समय पूरे समुद्र को खाली करने में लगेगा उतना समय एक सागर का होता है। तो ये एक सामान्य उदाहरण मात्र है, लेकिन भाव कहीं ना कहीं वही ले जाने का है, जब पल्य ही इतना अधिक है तो पल्य से ज़्यादा है सागर। तो ये कहलाता है व्यवहार पल्य। और इसी व्यवहार पल्य से जो आयु आदि है, पल्योपम की आयु चाहे भोग भूमि जीवों की है, चाहे देवनारकियों में जो आयु बताई गई है वो आयु है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है, फिर बढ़ती बढ़ती पल्यों में आयु देव नारकियों में पहले नरक में है, उत्कृष्ट आयु 1 सागर की है। तो जहाँ पल्यों की आयु वहाँ ये व्यवहार पल्य हमको वहाँ पर घटित करना चाहिए। आगे देखिए, उद्धार पल्य किसे कहते हैं? व्यवहार पल्य की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंडों के, व्यवहार पल्य समझ में आया? पहले हमें लगाना है पल्य, वो गड्ढा हमने किया, उसमें जो बाल भरे, 100 वर्षों में एक एक बाल हमने निकाला। अब उसी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि व्यवहार पल्य की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंडों के असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हों उतने खंड करके उनसे दूसरे पल्य को, अर्थात उतने ही प्रमाण दूसरा पल्य मतलब गड्ढा, उस गड्ढे को भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड को निकालें। सोचिए, अब ये असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय हैं उतने उनके वापस फिर टुकड़े करो, फिर वापस उनके खंड करो। अब वो खंड होंगे नहीं, वो बुद्धि की अपेक्षा से होंगे। आप सोचें कि उनके हम टुकड़े करने बैठ जाएं, वो नहीं चर्चा चल रही। बुद्धि की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से उनको उतने बार उतना उनसे गुणा करके, उतने खंड करके, और उतने ही प्रमाण जो पहले वाला गड्ढा था उतने प्रमाण उस गड्ढे को बना करके और पुनः एक एक करके एक एक समय में एक एक रोम खंड को उसमें से निकालें। इस प्रकार जितने समय में वह दूसरा पल्य अर्थात दूसरा गड्ढा खाली हो जाता है उतना काल उद्धार पल्य का काल है, और इससे द्वीप समुद्रों का प्रमाण जाना जाता है। हमने पढ़ा ना 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप, तो ये 1,00,000 योजन की अपेक्षा कितना लगाएंगे? तो वो इस अपेक्षा से लगाएंगे। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वह बढ़ता जाएगा, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 8,00,000, 16,00,000, 32,00,000। तो इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो विस्तार जाना जाता है वो इसी उद्धार पल्य से जाना जाता है। उद्धार पल्य के पहले व्यवहार पल्य और फिर व्यवहार पल्य के बाद फिर उद्धार पल्य, ऐसा कनेक्शन हमें जोड़ना पड़ेगा। तीसरा, अद्धा पल्य किसे कहते हैं वो देखिए। उद्धार पल्य की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्षों के समय प्रमाण खंड करके तीसरे गड्ढे के अर्थात पल्य प्रमाण भरने पर और पहले के समान एक एक समय में एक एक रोम खंड को निकालने पर जितने समय में वह गड्ढा खाली होता है उतने काल को अद्धा पल्य कहते हैं। ये उद्धार पल्य से भी बड़ा है। क्या किया हमने इसमें? जो हमने उद्धार पल्य में रोम खंड बनाए थे, 2 गड्ढे बना करके फिर दूसरे गड्ढे में से हम निकालते जा रहे थे, उसमें से असंख्यात वर्षों के समय प्रमाण, वहाँ पहले हमने किया था असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय, यहाँ करके असंख्यात वर्षों के समय प्रमाण खंड करके फिर तीसरा गड्ढा हमने बनाया और उसको हमने भरा, और उसको भरने के बाद में पहले के समान एक एक समय में एक एक रोम खंड को निकालें और जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाएगा वह हमारा कहलाएगा अद्धा पल्य। मैं फिर निवेदन करूं, ये प्रमाण है। अगर पूरा याद नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने की दृष्टि में अपन को ये ध्यान रखना है पल्य इतना होता है। मोटे रूप में अगर कोई पूछे अपन से, मोटे रूप में अगर अपन को याद रखना हो तो क्या समझे, असंख्यात वर्षों का एक पल्य हुआ करता है।
अब लेकिन इतना ज़रूर हम याद रखें इसके साथ में, ऐसा नहीं कि ये परिभाषाएं ऐसे ही छोड़ दें हम, इतना ज़रूर याद रखें कि व्यवहार पल्ले से क्या मापा जाता है, उद्धार पल्ले से क्या मापा जाता है और अद्धा पल्ले से क्या मापा जाता है, क्योंकि ये शब्द हमारे काम आएंगे जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे या पहले भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो कम से कम इतना तो हमको ये समझना है कि जहाँ पर जिसका वर्णन चल रहा है, अगर आयु का वर्णन चल रहा है तो समझिएगा वहाँ पर व्यवहार पल्ले को हमको ग्रहण करना है। जहाँ द्वीप समुद्रों के मापने का वर्णन चल रहा है तो वहाँ समझिएगा वहाँ उद्धार पल्ले का वर्णन चल रहा है, और जहाँ पर कर्मों की स्थिति का वर्णन चल रहा हो तो वहाँ अपन को समझना वहाँ अद्धा पल्ले का वर्णन चल रहा है। इसमें यही कह रहे हैं, इससे नारकी, मनुष्य और देवों की आयु तथा कर्म स्थिति का प्रमाण जाना जाता है। इसमें नारकी, मनुष्य और देवों की आयु का वर्णन हम यहाँ पर अद्धा पल्ले की अपेक्षा से लगाएंगे। व्यवहार पल्ले में तो मात्र सामान्य रूप से संख्या की बात की जाती है, लेकिन जब आयु का वर्णन हम लगाएंगे, चाहे वो मनुष्यों में भोग भूमि जीवों की आयु है, देवों में नारकियों की आयु है, देवों की है, नारकियों की आयु है, वो हमें लगाना है अद्धा पल्ले से। तो ये आगे आगे जो हम बढ़ेंगे त्यों त्यों उसका प्रमाण आगे आगे बढ़ता जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, सागर के कितने भेद हैं और उनके लक्षण बतलाइए। उत्तर, सागर के 3 भेद हैं, व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। जैसे पल्य के भेद थे 3, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, ऐसे ही यहाँ पर सागर के भी 3 भेद अपन को समझना है, व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। देखें, 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों का एक व्यवहार सागर होता है। जो हम व्यवहार पल्ली की परिभाषा पढ़ के आए हैं उसको अगर हम 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा कर देंगे, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर 1 कोड़ा कोड़ी आता है, उसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा व्यवहार सागर। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर होता है। ये प्रमाण हमको ध्यान रखना है, क्योंकि पल्य असंख्यात रूप में हैं और सागर उनसे भी 10 कोड़ा कोड़ी गुना हैं, यूँ समझ लीजिए। मोटे रूप में हम जिस सागर की बात करेंगे सागर में भी भेद है, और वही बात यहाँ भी लगाना है जो हमने पहले लगाई कि व्यवहार पल्य या व्यवहार सागर को संख्या की अपेक्षा से जानना है। जब हम उद्धार पल्य अथवा उद्धार सागर की बात करेंगे तो उसमें द्वीप समुद्रों की चर्चा की जाएगी, और जहाँ कर्मों की स्थिति का वर्णन हो वहाँ अद्धा पल्य अथवा अद्धा सागर की बात की जाएगी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बात की जाएगी मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की, तो वो किसकी की जाएगी, वो अद्धा सागर की जाएगी। तो इस प्रकार पल्य और सागर आपस में कनेक्टेड हैं, बस पल्य छोटा होता है, सागर बड़ा होता है। मोटे रूप में कह दिया जाता है असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है और असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है। ये हमको मोटे रूप में समझना चाहिए। ये यहाँ कुछ ऐसी परिभाषाएं थी जो हमको जानना जरूरी थी। आइए अब यहाँ से एक नया विशेष वर्णन प्रारंभ हो रहा है जो अक्सर हमें उपयोग में भी आता है और ये जानना भी जरूरी है। उसके पहले एक परिभाषा यहाँ दी हुई है कि योजन किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, 4 हाथ का एक धनुष होता है और 2000 धनुष का एक कोस होता है और 4 कोस का एक योजन होता है। यहाँ कौन से योजन की बात की जा रही है, यहाँ लघु योजन की बात की जा रही है। महायोजन इससे 500 गुना होता है, 2000 कोस का, वो यहाँ बताया गया है। ये परिभाषा में एज इट इज़ याद रखनी है। 4 हाथ का एक धनुष हम सबको ध्यान है ही। 1 हाथ कितना होता है, उत्तर मिलेगा 1 हाथ 1.5 फुट का होता है। 1.5 फुट का 1 हाथ है, उस अपेक्षा से हमें लगा करके 4 हाथ का एक धनुष होगा और 2000 धनुष का एक कोस होता है। पढ़ा भी था जब हमने 3 हाथ वाले पढ़े थे
घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तो वहाँ हमने जब धनुष के रूप में उनको लगाया था ऊपर ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से, 8वीं पृथ्वी से ऊपर ऊर्ध्वलोक में पहले घनोदधि वलय 2 कोस का, घनवात वलय 1 कोस का और तनुवात वलय 1575 धनुष का। तो हमने जब उनके धनुष लगाए थे तो 2 कोस को हमने लगाया था 4000 धनुष, 1 कोस को 2000 धनुष, तो 6000 वो और 1575। तो ऊपर का जो स्पेस है वो कुल 75 75 धनुष रूप में ऊपर अगर हम तीनों वात वाले लगाते हैं तो ये हमें संख्या याद रखनी है। 2000 धनुष का 1 कोस हुआ करता है और 4 कोस का एक योजन होता है, यहाँ लघु योजन की बात है। और जब इसको हम 500 से गुणित कर देंगे तो ये महायोजन के रूप में काउंट होता है। ये कुछ परिभाषाएं थी जिसको हमने अगर जान लेंगे और परिभाषा अगर याद हो जाएगी, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से जब हम ये त्रिलोक सार, तिलोय परिणति, जम्बूद्वीप परिणति या लोक से संबंधित जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें हमें कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। अब ये जो अगला प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य लोक एवं तिर्यक लोक में कितने अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटे रूप में हम पूरे तीनों लोकों के अकृत्रिम जिनालयों की जब चर्चा करते हैं तो अधोलोक में 7,72,00,000, मध्यलोक में 458 और ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों की अपेक्षा से 84,97,023, कुल मिलाकर के 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इन 8,56,97,481 में से मध्यलोक के कितने हैं जिन्हें हम मनुष्य लोक कहें और साथ में तिर्यक लोक भी कहें, क्योंकि मनुष्य लोक में ढाई द्वीप में भी हैं और ढाई द्वीप के बाहर भी है, तो उनकी काउंटिंग यहाँ पे बताई जा रही है 458। पहले हम यहाँ वर्बली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम चित्र में इसको समझेंगे कि ये 458 कहाँ किस प्रकार हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं उत्तर। मनुष्य लोक में 398 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। अब वो 398 कैसे हैं वो डिटेल आगे देंगे, समझेंगे। तथा नंदीश्वर द्वीप में 52, कुंडलगिरी पर 4, जो 11वें नंबर का द्वीप है कुंडलवर द्वीप, उसके अंदर बीचों बीच में एक पर्वत बना हुआ है जिसका नाम है कुंडलगिरी, उसमें 4, और रुचिकगिरी पर 4, जैसे कुंडलगिरी है वैसे ही रुचिकगिरी है। 13वें नंबर का द्वीप है जिसका नाम है रुचकवर द्वीप, उसके बीचों बीच में गोलाकार एक पर्वत है जिसका नाम है रुचकगिरी, उसके चारों दिशाओं में 4। इस प्रकार तिर्यक लोक में हो गए 60 मनुष्य लोक के अलावा। मनुष्य लोक में तो कह दिया 398 और इधर हो गए मनुष्य लोक के बाहर मतलब ढाई द्वीप के बाहर हो गए 60, कुल मिलाकर के इस प्रकार मध्य लोक में कुल 398 प्लस 60 बराबर 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। अब ये कैसे हैं यहाँ पे ये डिटेल दे रहे हैं, देखिए। सुदर्शन मेरु के 4 वनों में 16 अकृत्रिम जिन मंदिर। जब हमने सुमेरु पर्वत का वर्णन पढ़ा था या जब हम पंचमेरु के जयमाला पढ़ते हैं तो उसके जो 4 वन हैं, 4 वन कौन कौन से? सबसे पहले भद्रशाल वन, उसके बाद नंदन वन, फिर सोमनस वन और फिर पांडुक वन। इन 4 वनों में एक वन में चारों दिशाओं में 4 जिनालय, तो चारों वनों में जो 4 होंगे चारों दिशाओं के तो हो जाएंगे 16। ये 16 हो गए सुमेरु सुदर्शन मेरु संबंधी। 34 विजयार्ध पर्वत के 34 जिन मंदिर। ये 34 विजयार्ध कहाँ हैं? भरत क्षेत्र के बीचों बीच में जो एक पर्वत गया है जिससे भरत क्षेत्र के 2 टुकड़े हो गए। विजयार्ध जहाँ तक विजय आधी मानी जाती है, 3 खंड नीचे के 3 खंड ऊपर के, 6 खंड बन जाते हैं। गंगा सिंधु के जाने से 6 टुकड़े हो जाते हैं। तो बीच का विजयार्ध जम्बू भरत क्षेत्र में, ऐसे सेम ऐरावत क्षेत्र में तो 2 तो ये हो गए। और ऐसे ही विदेह क्षेत्र में जो 8, 8, 8, 8 32 नगरियाँ बनी हुई हैं, उन 32 नगरियों के बीच में
प्रत्येक एक एक नगरी के बीच में वही वहाँ भी छः खंड बनते हैं, 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्य खंड। वहाँ भी विभाजन विजयाट पर्वत से होता है। तो 32 विजयाट पर्वत जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र संबंधी हो गए। तो 32 वो और 1 भरत क्षेत्र का, 1 ऐरावत क्षेत्र का। इस तरह से ये बन गए कुल 34। अभी हम जम्बूद्वीप संबंधी लगा रहे हैं इसलिए यहाँ 34 लिखे हैं। 16 वक्षार पर्वतों के 16 अकृत्रिम जिन मंदिर, ये कहाँ पर हैं? जो विदेह क्षेत्र में उन 8 नगरियों का विभाजन करते हैं, तो 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदी, इन 7 के माध्यम से डिवीज़न भाग किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, जिससे एक दिशा का 8 नगरियाँ बन जाती हैं। अभी हम चित्र में देखेंगे तो उस अपेक्षा से 4 ऊपर, 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, इस तरह से 16 वक्षारगिरी जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र संबंधी बनती है। 4 गजदंत पर्वत सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ ऊपर और नीचे, जिससे देवगुरु और उत्तर गुरु का विभाजन होता है। तो ऐसे 4 गजदंत पर्वत हो गए। फिर है 6 कुलाचल। कुलाचल का मतलब होता है पर्वत। कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। ये 6 पर्वत हैं जम्बूद्वीप में, ये 6 पर्वत हुआ करते हैं। तो ये 6 कुलाचल के 6 हो गए। फिर जम्बू और शालमली वृक्षों के 2, जम्बू वृक्ष जो उत्तर पूर्व की तरफ है, शालमली वृक्ष जो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ऐसे 2 वृक्षों के 2 अकृत्रिम चैत्यालय। इस प्रकार कुल मिलाकर के एक मेरू संबंधी अथवा जम्बूद्वीप संबंधी कितने हो गए? कुल 78 अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ पर बन गए। आगे कह रहे हैं 78 × 5 = 390 अकृत्रिम जिन चैत्यालय 5 मेरू संबंधी हुए। 5 से गुणा क्यों किया? 5 से गुणा इसलिए किया क्योंकि जितनी रचना जम्बूद्वीप की है, इससे दोगुनी रचना किसकी है? इससे दुगनी रचना है धात के खंड द्वीप की। तो धात के खंड द्वीप में यहाँ 1 मेरू है, वहाँ मेरू कितने? 2। तो यहाँ 16 थे तो वहाँ 32 हो जाएंगे। यहाँ पर विजयाट पर्वत 34 थे, तो 34 एक तरफ के हो गए, 34 दूसरी तरफ के हो गए, तो 68 हो गए। तो जितने भी हमने यहाँ पूरी रचना पढ़ी है, जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, गजदंत, सब, तो यहाँ धात के खंड में वो दुगने हो जाएंगे। तो इस प्रकार वहाँ 78 से दुगने हम लगाएंगे तो हमारे बन जाएंगे 156, 156। और जितनी धात की खंड की रचना है, सेम एज इट इज़ रचना, पूरी की पूरी रचना, उतनी ही 156 के 56 ही जिनालय पुष्करार्ध में मिलेंगे अपन को। इसलिए हमने सीधा 5 से गुणा कर दिया। इस अपेक्षा से कुल हो गए ये 390। इसके बाद में कह रहे हैं 4 ईश्वाकार पर्वतों के 4 अकृत्रिम चैत्यालय। ये ईश्वाकार पर्वत कहाँ हैं? जो 2 हमने धात के खंड द्वीप और पुष्करार्ध के विभाजन जो करेंगे ना बीचों बीच से, तभी तो पूर्व धात के खंड और पश्चिम धात के खंड बनेगा। तो वो विभाजन किसने किया? ईश्वाकार पर्वत ने किया। ऐसे पुष्करार्ध का विभाजन पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध, तो 2 ईश्वाकार पर्वत धात के खंड द्वीप के और 2 ईश्वाकार पर्वत पुष्करार्ध द्वीप के, तो हो गए 4। इसके बाद में मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय। नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हैं, एक दिशा में 13 है, 13, 13, 13, इसका वर्णन हम पहले पढ़ चुके थे। तो ऐसे 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप में। 11वें नंबर का जो कुंडलगिरी है, कुंडलवर द्वीप में जो कुंडलगिरी बनी हुई है, उसमें 4 जिनालय और रुचिगिरी में 4 जिनालय। इस प्रकार मध्यलोक संबंधी कुल 458 अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ पर बन जाते हैं। आइए अब इसी विषय को हम चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए, आप लोगों के समक्ष चित्र हमने उपस्थित किया है। जो सामने चित्र बनाया हुआ है, ये जम्बूद्वीप का चित्र है। इस जम्बूद्वीप में सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले लगाइए, हम लगाएंगे सुदर्शन मेरू। ये देखिए, ये विदेह क्षेत्र है बीचों बीच का। इस बीचों बीच के विदेह क्षेत्र में ये सुमेरु बना हुआ है। चूँकि मैं छोटा सा आपसे निवेदन करूं, ये चित्र है, पूरा एज इट इज़ वैसा ही नहीं समझिएगा, क्योंकि जैसे ये नदी निकली है तो थोड़ा सा आप लोगों को एक समझाने की दृष्टि से ये चित्र सामने रखा है। एज इट इज़ तो हमें और बड़े अन्य ग्रंथों से समझ लेना चाहिए। वैसे पूरा सही ही है, लेकिन फिर भी अगर कदाचित कहीं
कोई छोटी बड़ी लाइन निकल जाए तो उसको वैसा ही समझना अपन को। सुमेरु पर्वत जैसे ये है, तो जैसे ये सुमेरु पर्वत है जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में, इसमें कितने जिनालय हो जाएंगे? इसमें 16 जिनालय बनेंगे। 4 वन बने हुए, नीचे भद्रशाल वन, फिर उसके बाद में ऊंचा योजन 500 योजन ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? नंदन वन मिलेगा, फिर सोमनस वन मिलेगा, और फिर उसके ऊपर पांडुप वन मिलेगा। तो एक वन की चारों दिशाओं में 4 जिनालय, तो 4 वन में 4 4 4 4 चौका 16, इस तरह से 16 जिनालय हमारे हो गए सुमेरु पर्वत के, ये यहाँ पे हो गए। दूसरी बात हमने की 34 विजयार्ध। ये 34 विजयार्ध कहाँ हैं? सबसे पहले हम चलते हैं ये भरत क्षेत्र में। ये देखिए, ये जो हमको चित्र दिखाया जा रहा है इसमें ये 7 क्षेत्र बने हुए हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, फिर ये विदेह क्षेत्र, फिर ये विदेह रम्य क्षेत्र, फिर हिरण्यवत क्षेत्र और ये ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हो गए। ये 7 क्षेत्रों का विभाजन किससे हुआ? 6 पर्वतों से हुआ। ये जो आपको कुछ हल्का सा केसरिया कलर के जो दिख रहे हैं, वैसे आगे हम इसका भी वर्णन इसी अधिकार में आएगा कि कैसे 7 क्षेत्र बने, कैसे 6 पर्वत हुए। तो इन हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, इन 6 पर्वतों के होने से इसके 7 क्षेत्र बन जाते हैं। चर्चा जो हमारी चल रही है विजयार्ध पर्वत की, इस जम्बू द्वीप के सबसे नीचे दक्षिण में सबसे पहला क्षेत्र है जिसका नाम है भरत क्षेत्र। ये देखिए, बीचों बीच में, इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक पर्वत गया हुआ है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये विजयार्ध पर्वत एक यहाँ का हुआ। इसी तरह हम लगाएंगे ऐरावत क्षेत्र का, तो ऐरावत क्षेत्र में ये बीचों बीच में ये एक विजयार्ध पर्वत जा रहा है। इसी कारण से, और फिर ये गंगा, सिंधु और इनके लगाएंगे तो रक्ता रक्तोदय, इनके निकलने से 6 खंड हो जाते हैं इनके। तो ये विजयार्ध पर्वत 2 हो गए। जब हम बात करेंगे इन 2 विजयार्ध पर्वत के अलावा, जब हम 32 विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से जो विजयार्ध पर्वत बने हुए हैं, जब हम उनकी चर्चा करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो टुकड़े हुए हैं, 8 जो विभाजन हुआ है, इन 8 विभाजन को अगर अपन मोटे रूप में यहाँ लगाएं तो हमने ये अलग से निकालने की कोशिश की है। ये यहाँ पे ये देखिए, ये मोटे रूप में, तो ये जो 8 नगरियाँ, उनमें से एक नगरी ये है, इसके बीचों बीच में ये एक विजयार्ध पर्वत जा रहा है। इधर से भी ये नदियाँ निकलती है इस तरह से, वह मुख्य नदियाँ नहीं है लेकिन सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे भी बाकायदा पूरे 6 खंड बनते हैं। इधर वाला ये जो मध्य का है, नीचे वाला ये आर्य खंड कहलाता है, ये बाकी 5 म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। तो ये बीचों बीच का जो जा रहा है उस नगरी में, इस एक नगरी को उठा करके यहाँ हमने रखा समझाने की दृष्टि में, तो ये बीचों बीच का विजयार्ध। तो कितनी नगरियाँ हैं ये? एक दिशा में 8 हैं, तो 8 इस दिशा में हुई, 8 उसके नीचे की दिशा में हुई, 8 इधर की तरफ और 8 इधर की तरफ, तो ये हो गए 32। तो एक नगरी में एक विजयार्ध हो गया, तो 32 विजयार्ध पर्वत विदेह क्षेत्र संबंधी हुए, और एक जम्बूद्वीप संबंधी, एक भरत क्षेत्र संबंधी और एक ऐरावत क्षेत्र संबंधी। ठीक है, इस तरह से 34 विजयार्ध पर्वत यहाँ पर हुए। आगे बढ़े हम। 16 वक्षारगिरी। ये वक्षारगिरी कहाँ हैं? ये देखिए, ये हमने 16 वक्षारगिरी, ये जो थोड़ा सा टेढ़ा करके एक पर्वत का आकार बनाने की कोशिश की है, ये चित्र आप लोगों के सामने है। हमने अभी आपसे निवेदन किया 8 नगरियों का जो विभाजन होता है वो 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदी के निमित्त से होता है। ये आपको दिखाया जा रहा है। इसमें मोटे रूप में ये समझिए कि ये जो स्थान है, ये देखिए, ये लास्ट वाला जो कॉर्नर है ये तो वेदी बनी रूप में बनी हुई है। इसके बाद में ये एक वक्षारगिरी, इसके बाद ये विभंगा नदी, फिर वक्षारगिरी, फिर विभंगा नदी, फिर वक्षारगिरी, फिर विभंगा नदी और फिर वक्षारगिरी और फिर लास्ट में ये वेदी। तो 8 नगरियों का विभाजन कैसे हुआ, किससे बना? ये 8 नगरियों का विभाजन 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदी से बना। तो ये 4 वक्षारगिरी ये है, 1 2 3 और 4, तो 4 ये हुई,
4 नीचे की तरफ हुई, ठीक है। इसके बाद में इधर की तरफ आएंगे, जिसे हम पश्चिम दिशा नाम देते हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ 4 ये रही, 1 2 3 4, और ऐसे ही पश्चिम उत्तर की तरफ 1 2 3 4, ये 4 वक्षारगिरी। तो 4 चौके 16 है। ये 16 वक्षारगिरी हमारी इस प्रकार बनती है। इसमें 16 वक्षारगिरी के 16 जिनाले यहाँ पे गिने गए। इसके बाद बात करेंगे हम 4 गजदंत की। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गजदंत पर्वत, ये जो लिखा हुआ है, विदेह क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में बीचों बीच में ये सुमेरु पर्वत है, और नीचे की तरफ एक गजदंत इस तरह से और एक गजदंत पर्वत इस तरह से। नाम क्या है इसका? गजदंत। हाथी के दांत के जैसा, जैसे हाथी का दांत टेढ़ा होता है ना, दोनों दांत टेढ़े निकले हुए होते हैं, इन्हीं दो गजदंतों से यहाँ पर नीचे का देवकुरु और इन्हीं 2 गजदंतों से ऊपर का उत्तर कुरु। ये देखिए, ये एक यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक। ये ऊपर वाला स्थान उत्तर कुरु, उत्तम भोग भूमि, नीचे वाला ये वाला स्थान देवकुरु, उत्तम भोग भूमि कहलाती है। तो ये 4 गजदंत के 4 जिनालय यहाँ पर हमारे हो गए। आगे कह रहे हैं जम्बू शालमली वृक्षों पर, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाया गया है ये है जम्बू वृक्ष। कहाँ पर है ये उत्तर पूर्व में है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे और इधर की तरफ पूर्व, राइट हैंड की तरफ, ये यहाँ पे। तो ये हुआ जम्बू वृक्ष, और दक्षिण पश्चिम की तरफ ये हुआ शालमली वृक्ष। ये वृक्ष पृथ्वी काय है, इन पे एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, ठीक है। तो ये जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष हुए। तो इस प्रकार ये एक, जब हम मात्र जम्बूद्वीप की चर्चा करेंगे तो जम्बूद्वीप संबंधी इस प्रकार ये हमारे जिनाले बन जाते हैं। कितने बन गए? कुल 78 जिनाले। 16 जिनाले हो गए सुमेरु पर्वत संबंधी, 34 जिनाले हो गए हमारे विजयार्ध संबंधी। ये जो विजयार्ध पर्वत गए हैं तो 16 है, और 34 हो गए हमारे 50। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे तो 16 वक्षारगिरी संबंधी जो विदेह क्षेत्र में हैं, तो कुल हो गए हमारे 66। उसके बाद में 4 गजदंत पर्वत, ये जो बीच में जा रहे हैं, जिससे देवकुरु उत्तर कुरु का विभाजन होता है, तो हो गए 70। इसके बाद में 6 कुलाचल, 6 कुलाचल जो कहे गए हैं, ये हिमवन, महाहिमवन, निषध, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये हो गए 6 कुलाचल। तो ये हमारे बन गए 76, और 2 हो गए जम्बू शालमली वृक्ष, ये जम्बू वृक्ष और ये शालमली वृक्ष, इस तरह से। तो ये कुल मिलाकर के हो गए हमारे 78। समझ में आया विषय? ये 78 जिनालय जम्बूद्वीप संबंधी है। इससे डबल रचना धातकी खंड द्वीप में होगी, तो धातकी खंड द्वीप में वहाँ पर 78 से दुगने होंगे, और फिर उसके बाद में पुष्करार्ध में धातकी खंड द्वीप के समान होगी, तो बन जाएंगे हमारे 156, डबल हो जाएंगे तो, और टोटल करेंगे तो वो बन जाएंगे हमारे 390। अब हम आगे बढ़ते हैं उस दूसरे चित्र की तरफ, जिसमें हम ये समझते हैं कि ये जो अभी आपको बताया गया, इनको अभी अपन लास्ट में देखेंगे, ये डायग्राम बताया गया है, ये किस प्रकार फिर आगे की ओर द्वीप समुद्रों में अपन काउंटिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं दिख पाएगा जब तक हम इसको जूम नहीं करेंगे। ये देखिए जम्बूद्वीप संबंधी हो गया। जम्बूद्वीप संबंधी होने के बाद में मोटे रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, ये 2.5 द्वीप हो गया, लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र और पुष्करार्ध। यहाँ तक तो 390 हो गए। हमने यहाँ पे आगे पढ़ा 4 ईश्वाकार पर्वत। ये कहाँ पर है 4 ईश्वाकार? ये देखिए, ये वाला, ये जो स्थान है जहाँ पे क्लिक हो रहा है कर्सर हमारा, ये धातकी खंड द्वीप के 2 भाग हुए ना। ये धातकी खंड द्वीप है चूड़ी के आकार का, इसके 2 भाग, एक ये नीचे के दक्षिण की तरफ और एक ये ऊपर उत्तर की तरफ। इस तरह से इस धातकी खंड द्वीप के एक उत्तर में एक नीचे की तरफ ईश्वाकार पर्वत है, जिससे धातकी खंड द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक पूर्व की तरफ और एक ये पश्चिम की तरफ। ऐसे ही हम पुष्करार्ध में आ जाएंगे। ये पुष्करार्ध द्वीप लिखा हुआ है, इसमें ये पूर्व की तरफ नीचे की तरफ हो गया, दक्षिण में ये एक ईश्वाकार पर्वत, और ये हो गया उत्तर में एक ईश्वाकार पर्वत। तो ये 4 ईश्वाकार पर्वत हमारे बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में। तो ये जो आपको चित्र दिखाया गया, ये लिखा हुआ मानुषोत्तर, ये देखिए
इस मानुषोत्तर को हम देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो चारों दिशाओं में, ये पूर्व में एक, उत्तर में एक, पश्चिम में एक और दक्षिण में एक, चारों दिशाओं में 4 जिनालय, एक एक जिनालय मानुषोत्तर पर्वत पर बना हुआ है। इस विषय में कुछ आचार्यों का कहना है कि मनुष्य अथवा रिद्धिधारी मुनि महाराज मनुष्य इन मानुषोत्तर के जिनालयों की वंदना कर सकते हैं। तो उनकी अपेक्षा से इनको मानुषोत्तर को जहाँ मनुष्य लोक के अकृत्रिम जिनालय गिनाए गए हैं उनमें इनको काउंट कर लिया गया। और जहाँ जो आचार्य महाराज इस विषय में अलग मत रखते हैं कि नहीं मानुषोत्तर पे बने हुए हैं लेकिन इनके दर्शन मनुष्य नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने इनको उस काउंटिंग में मनुष्य लोक के अंतर्गत इसको स्वीकार नहीं किया। बाकी है मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर ये विराजमान। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो ये पुष्कराट द्वीप तीसरा द्वीप था, फिर आगे बढ़ेंगे तो चौथा द्वीप, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां और ये 8वां। ये 8वां द्वीप हमारा आगे जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। देखिए ये नंदीश्वर द्वीप है। इस नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में, इधर हमने पूर्व की तरफ दिशा लगाई है, ये वाला जहाँ हमारा कर्सर है, ये है 8वां द्वीप नंदीश्वर और इसके 52 जिनालय हैं। तो चूँकि एक ही जगह दिखाने थे इसलिए यहाँ एक ही डॉट रख दिया, और पहले हम वर्णन पढ़ के भी आ चुके हैं इसलिए आप सभी को स्मरण भी है। बीच में अंजनगिरी है, अंजनगिरी के चारों तरफ बावड़ियों में 4 दधिमुख है और फिर उन बावड़ियों के बाहर 2 कोनों की तरफ 2-2 रतिकर हैं। तो एक दिशा में 13 है, तो पूर्व में हो गई ये 13 है। इसी तरह हम दक्षिण में चलेंगे तो ये दक्षिण में हो गई, यहाँ 13 है। इसी तरह यहाँ आएंगे हम पश्चिम में तो यहाँ हो गए 13 है, और इसी तरह उत्तर में आएंगे तो यहाँ हो गए 13। इस तरह ये 13 जिनालय हमारे बन जाते हैं। 13 एक दिशा के हैं तो चारों दिशाओं में हमारे बन जाएंगे 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप के। और आगे बढ़ें, कुंडलगिरी। कुंडलगिरी कहाँ है? 11वें नंबर का द्वीप। ये देखिए पूर्व दिशा की तरफ, ये 8वें नंबर का द्वीप था, फिर ये 9, ये 10 और ये 11वां। ये 11वें नंबर का द्वीप है जिसका नाम है कुंडलवर द्वीप। ये लिखा हुआ कुंडलवर द्वीप। इस कुंडलवर द्वीप में बीचों बीच में जैसे मानुषोत्तर पर्वत गया हुआ है पुष्करवर द्वीप में, ऐसे ही इसके बीचों बीच में एक पर्वत गया हुआ है जिसका नाम है कुंडलगिरी। उस कुंडलगिरी की चारों दिशाओं में 4 जिनालय। तो ये हो गया पूर्व दिशा में 1 जिनालय, दक्षिण दिशा में ये 1 जिनालय, फिर इससे पश्चिम दिशा में आएंगे तो ये 1 जिनालय, और फिर उत्तर दिशा में आएंगे तो यहाँ ये 1 जिनालय, ये वाला जिनालय। तो इस प्रकार कुंडलगिरी पर्वत पर चारों दिशाओं में 4 जिनालय बन जाते हैं। फिर आगे बढ़े हम, 13वें नंबर का द्वीप जिसका नाम क्या है? रुचकवर द्वीप। ये देखिए द्वीप का नाम है रुचकवर द्वीप, ये लिखा हुआ है। यहाँ 11 हो गए थे, ये 12 और ये 13। ये 13वें नंबर का रुचकवर द्वीप है। इसके चारों दिशाओं में 1-1 जिनालय है। इसके भी बीचों बीच में एक पर्वत गया हुआ है जिसका नाम है रुचिकगिरी। रुचकगिरी। तो उस रुचकगिरी में पूर्व दिशा में 1 जिनालय, इधर दक्षिण की तरफ आएंगे तो दक्षिण दिशा में ये 1 जिनालय, पश्चिम दिशा की तरफ आएंगे तो पश्चिम दिशा में 1 जिनालय, और उत्तर दिशा की तरफ आएंगे तो ये उत्तर दिशा में ऊपर ये 1 जिनालय। तो इस तरह से चारों दिशाओं में ये 4 जिनालय अंतिम जो 13वें नंबर का द्वीप है उसके अंतर्गत है। हम जो 13 द्वीप विधान करते हैं या 13 द्वीपों की चर्चा करते हैं वो यही 13 द्वीप हैं जो आपके समक्ष चित्र में दिखाए जा रहे हैं। यहीं तक अकृत्रिम चैत्यालयों की काउंटिंग 458 यहाँ तक की गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये जब हम जम्बू द्वीप के लगा करके और पूरे 2.5 द्वीप के लगाएंगे तो वहाँ तक 390 हो गए थे। फिर उसके बाद में 4 ईश्वाकार साथ में लगाया तो 394 वहाँ हुए, और 4 मानुषोत्तर के भी लगा दिए तो 398 तो हमारे हो गए 2.5 द्वीप संबंधी, मनुष्य लोक संबंधी। और फिर उसके बाद में शेष 60 जिनालय जिनमें हम मुख्य रूप से जो नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय, कुंडलवर द्वीप में जो कुंडलगिरी है उसके 4 जिनालय, और रुचिकवर द्वीप में रुचिकगिरी में जो 4 जिनालय हैं, तो 52, 4 और 4 60। इस तरह ये कुल 458 अकृत्रिम चैत्यालय हमारे बन जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। जो अभी हमने लिखा था, जो पढ़ा था, वो यहाँ पे आपको सामने रखा है। ये 458 अकृत्रिम चैत्यालय इस प्रकार होते हैं। बस आज की कक्षा यहीं तक। अब आप लोगों किसी को कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं।
हैंड रेस करके। वर्षा जी शाह। जी बोलिए। वर्षा जी बोलिए। आप बोलना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आपको म्यूट करके किसी को अनम्यूट करूं, आगे वाले को। चलिए कोई बात नहीं। निविद्या जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी आपको आवाज सुनाई आ रहा है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। वक्षारगिरी के हमको 16 जिनालय दोबारा समझने हैं और इक्ष्वाकार पर्वत के 4 और मानुष्योत्तर पर्वत के 4 ये दोबारा समझने हैं। दूसरी बात, इक्ष्वाकार पर्वत को उत्तर दक्षिण में ही क्यों विभाजन किया? पूर्व पश्चिम में कर लेते तो क्या हानि होती? देखिए, आपने 2-3 प्रश्न एक साथ कर लिए। पहले मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वक्षारगिरी बता देता हूँ कि वक्षारगिरी कहाँ है। ये देखिए आपके समक्ष जो चित्र मैंने शेयर किया है, वक्षारगिरी जो हमारा विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र के अंतर्गत है। ये देखिए, ये जो टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है ना, ये वक्षारगिरी है। ये 1, ये 2, ये 3 और 4 वक्षारगिरी विदेह क्षेत्र के उत्तर पूर्व में हुई, 4 पूर्व दक्षिण में हुई, 4 इधर दक्षिण पश्चिम में हुई और पश्चिम उत्तर में 4। इस तरह से 16 वक्षारगिरी जम्बूद्वीप संबंधी बनती है। यानी ये नगरियों का जो विभाजन कर रहे हैं येलो कलर से, वो? जी नहीं, येलो कलर से नहीं, ये टेढ़े कलर से। हाँ, इससे ये येलो से ब्राउन लाइन होती है। हाँ बिल्कुल, यही जो टेढ़ा बने, ये वक्षारगिरी मैंने लिखा ना, टेढ़ा सा लिखा है, ये वक्षारगिरी है। इसी से तो 8 नगरियों का विभाजन होता है। मैंने अभी आपको बताया 8 नगरियों का विभाजन में 4 वक्षारगिरी और ये बीच की जो सीधी सीधी लाइन है ना, ये है विभंगा नदी। इन 3 विभंगा नदी और 4 वक्षारगिरी से 8 नगरियाँ बनती हैं। ठीक है। हाँ, इक्ष्वाकार पर्वत। हाँ, इक्ष्वाकार पर्वत आपने बताया, आप पूछ रहे हैं। इक्ष्वाकार पर्वत भी हम देखते हैं, 1 मिनट। इक्ष्वाकार पर्वत जो है, ये हमारे जो धात्कीखंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप है, उनके मध्य में है, जिन उनका विभाजन जो करते हैं। ये जो बीचों बीच में बने हुए हैं, ये देखिए, ये मोटे रूप में ये धात्कीखंड द्वीप लिखा हुआ है। इसके यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ये है पहला इक्ष्वाकार, ये दूसरा इक्ष्वाकार। अब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि ये उत्तर और दक्षिण में क्यों है, तो इसका उत्तर तो केवली भगवान भी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो आकृतिम रचनाएँ जैसी है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक एज इट इज़ है। अब आप कह रहे हैं पूर्व पश्चिम में क्यों नहीं है, तो फिर तो हम ये भी कह देंगे कि हम भरत क्षेत्र में क्यों हैं, हम ऐरावत में क्यों नहीं हैं। ऐसे प्रश्न नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो आकृत्रिम रचना है उसमें कोई तर्क, कोई बुद्धि नहीं चलती है। तो ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है तो है, बस, इसके बाद में और कुछ नहीं। इसी तरह ये अगला जो है, ये पुष्करार्ध, इसमें उत्तर में हुआ, ये एक उत्तर में इक्ष्वाकार पर्वत और ये दक्षिण में इक्ष्वाकार पर्वत। इस तरह ये 2 इक्ष्वाकार धात्कीखंड द्वीप के और 2 इक्ष्वाकार पुष्करार्ध के होते हैं। एक प्रश्न और है भैया जी, क्षमा चाहूंगी। आचार्य भगवंतों ने जब जैसे मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर बताई, ठीक है, पर उसमें आचार्य भगवंत वहीं पे लिख देते तत्पाल सूत्र में कि 70 कोड़ा कोड़ी अद्दा सागर, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि इसको अद्दा सागर में नापा जाता है, तो इजी हो जाता हम लोग के लिए। आपके लिए इजी हो जाता, लेकिन फिर सारे के सारा विषय एक ही ग्रंथ में लिख देते तो फिर इतने सारे ग्रंथ बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती। फिर तो एक ही ग्रंथ हो जाता, तत्वार सूत्र, बस हम उसी का स्वाध्याय करते। तत्वार सूत्र में सारा जम्बूद्वीप का भी वर्णन आ जाता, सब कर्मों का भी वर्णन आ जाता। ऐसा नहीं होता है। सुनिए, सोचा भी नहीं 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी को भी अद्दा सागर में। सुनिए, मेरी बात सुनिए। विषय वस्तु अनेक ग्रंथों से मिलकर के बनती है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, सूत्र होते हैं वो छोटे रूप में होते हैं। जितने छोटे सूत्र होंगे, आचार्यों ने, व्याकरणाचार्यों ने तो क्या लिखा है, जो अन्य संप्रदाय के व्याकरणाचार्य हैं, जो व्याकरण के सूत्र बनाते हैं, वो कहते हैं अगर किसी को सूत्र में एक अक्षर कम हो जाता था तो उनको इतनी खुशी होती थी जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति में खुशी होती है। क्योंकि सूत्र कहते ही उसको हैं कि जो बहुत शॉर्ट हो।
अब उस शॉर्ट को ही तो अपन ने फिर राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि या और अन्य बड़े बड़े ग्रंथ जो उसके विषय से संबंधित है, गोमटसार, जीवकांड, उन सब से अपन ने जाना। एक ही विषय को एक ही ग्रंथ में नहीं कहा जा सकता। जितना विषय, अब सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी, अब सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी, उसके डिस्क्रिप्शन किया, उसी का पूरा डिटेल किया, लेकिन बहुत सारे विषय और अकलंद स्वामी महाराज के माइंड में आया तो उन्होंने राजवार्तिक लिख दी। उनके अलावा और विषय उनके माइंड में आया आचार्य विद्यानंद स्वामी महाराज के माइंड में तो उन्होंने श्लोक वार्तिक लिख दी। तो इस तरह से विषय का खुलासा और अब आज भी अपन बहुत बार जब आचार्य श्री का तत्वार्थ सूत्र के ऊपर उद्बोधन सुनते हैं, बहुत से नए विषय मिलते हैं जो तीनों चारों ग्रंथों में नहीं मिलते अपन को। तो ये सब जितना विषय के अंतर्गत हम जाते जाएंगे, खोज करेंगे, हमें विषय उतना मिलता जाएगा। अभय जी, एक सवाल और, बड़े पंडित जी सब के समय से ये सवाल मन में है कि अपन जो नदियों का विभाजन करते हैं, 14 नदी है, ठीक जी, और 6 पर्वत है जी, ठीक, तो पहला भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में अपने को 3-3 नदी देनी है जी, और बीच वालों में 2-2 देनी है, तो 14 की कैलकुलेशन तो बन गई। पर स्टार्टिंग की जो है गंगा, सिंधु, रोहित, तो ये 3 नदी पहले में ली और आखिरी में ली अपने रक्ता, रक्तोदा एक और, तो ये इनका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? तो फिर सीता, सीतोदा कैसे विदेश क्षेत्र में आएंगी? मुझे इसके लिए मैं निवेदन करूं, मैं आपके प्रश्न का अभी उत्तर दे दूंगा, लेकिन आगे वर्णन आएगा कल या परसों की कक्षा में। आप थोड़े सा इंतजार कीजिए, तब मैं आपको समझाऊंगा। कोई फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। वहाँ आचार्यों ने लिखा है पहले वाली नदी पूर्व में बहनी है, दूसरी वाली पश्चिम में बहनी है, कैसे बहनी उसका चित्र भी है, उसका मैप है और सूत्र भी है, सारा कुछ वर्णन है। वो आपको परसों, जब भी ये वर्णन 2-3 दिनों में आने वाला है, आगे जम्बू द्वीप का और पूरी नदियों का, पर्वतों का, तालाब का, वहाँ अपन पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र जी। जय जी। अभय जी जैन। जय जिनेंद्र जी बोलिए। मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार हमें ये क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार सूत्र में दिया है, इसी प्रकार ये जो विजयार्ध पर्वत है, इसका कितना विस्तार है? मैं क्षमा चाहूँगा, इसका विस्तार मुझे याद नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ज़रूर मिलेगा। अगर हम त्रिलोक सार या त्रिलोक परिणति किसी बड़े ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें हमें इसका विस्तार प्राप्त हो सकता है। विस्तार तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी स्मरण में नहीं है, क्योंकि हिमवन पर्वत जो है वो 100 योजन ऊंचाई वाला है, इतना मुझे स्मरण है। आगे जो महाहिमवन है वो 200 योजन ऊंचाई वाला है, फिर अगला जो है वो 400 योजन। तो इन पर्वतों का तो है, विजयार्ध पर्वत का मुझे स्मरण में नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ वो हिमवन पर्वत से छोटा ही होगा, 100 योजन से कम ही होगा, इतना अपन को समझना है। सोनिया जी गाजियाबाद। जी जी बोलिए। भैया जी, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। हमारी 13 द्वीप का हमारा विद्यालय है, उसके बाद विद्यालय है ही नहीं या हमारी काउंटिंग में नहीं, इसके अलावा आचार्यों ने लिखा मुख्य मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इनके अलावा अन्य अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं, लेकिन वो सामान्य हैं, उनकी यहाँ पर काउंटिंग नहीं की गई, क्योंकि आचार्यों ने जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन किया वहाँ उन्होंने कथन किया अधोलोक संबंधी जो 7 करोड़ 72 लाख लगाए वो भवनवासी देव संबंधी, मध्यलोक के जो 458 लगाए वो अभी अपन ने समझे, और ऊर्ध्वलोक में जो वैमानिक देवों के निवास बने हुए, विमान बने हुए हैं, वो है 84,97,023। इसके अलावा आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा मध्यलोक में व्यंतर देव संबंधी असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ज्योतिषी देव संबंधी असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो जो 8,56,97,481 ये तो काउंटेबल हैं। इनके अलावा असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय व्यंतर देव संबंधी भी है और ज्योतिष देव संबंधी भी है। तो जो ज्योतिष देव संबंधी है वो तो आकाश मार्ग में रहेंगे, जो अपन पढ़ते हैं 790 योजन ऊपर से 900 योजन के बीच की स्पेस में, जो पहले वर्णन पढ़ के आए हैं। और व्यंतर देव संबंधी है वो अधोलोक के अंतर्गत भी है, जहाँ पहली पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में उनका निवास बना हुआ है, वहाँ भी है। और उसके अलावा असंख्यात द्वीप समुद्रों में, चूँकि हम जब वर्णन पढ़े थे तो हमने आपको बताया था भवन, भवनपुर और आवास उनके 3 तरह के बने हुए हैं। तो मध्यलोक में भी द्वीप समुद्रों में उनके असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ठीक है जी। अरिहंत जी।
अरिहंत जी जैन, अनम्यूट करें अपने आप को। उनका नहीं हो पा, हाँ बोलिए। आपने कल बताया था संख्यात जो है 2 से शुरू होता है जी। तो इस संख्यात और अनंत को भी डिफाइन करिए तथा परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात संख्यात इनको भी डिफाइन करिए। अच्छा, दूसरा फिर अनंतानंत जो है कभी खत्म नहीं होता, तो क्या परितानंत और युक्तानंत की क्या स्थिति है? ठीक, निवेदन करूं 2 से लेकर के, चूँकि संख्यात तक की संख्या के बारे में आचार्यों के अनेक विषय हैं जहाँ जिस रूप में उसको माना जाता है। क्योंकि जब हम आदि पुराण पढ़ते हैं उसमें आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने बहुत आगे तक ले जा कर के संख्यात उसको माना है। तो संख्यात के बारे में भी जैसे उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य 3 भेद हमने लगाए थे, तो वहाँ पर उन्होंने नील, महानील, पद्म, वहाँ तक आगे जा कर के फिर उन्होंने तो तट, अटट, महाटट, इस तरह से करके हा हा, हु, इस तरह से संख्या का परिमाण वहाँ पर दिया है। मेरे ख्याल से शायद 29 अंक तक का उनका वहाँ पर कथन किया है। वो संख्यात वर्ष तक, संख्यात उन्होंने रूप में उसको माना है। और उससे एक आगे होते ही वो जगन्य असंख्यात के रूप में आ जाएगा। और उस असंख्यात में भी जो सबसे पहले नंबर का असंख्यात था, जिसको अपन ने यहाँ पर परिता संख्यात नाम दिया था, उसको फिर उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से पहले जघन्य होगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो मध्यम, फिर उससे उत्कृष्ट। तो इस तरह से वो काउंटिंग वहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो आपने कहा कि अनंतानंत में जो 3 भेद दिए गए हैं, वो अनंत में जब युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत, तो निश्चित रूप से जब हम युक्तानंत और परितानंत की बात करते हैं, है वो अनंत के अंतर्गत, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्षय अनंत के रूप में माना जाता है। इस विषय में मैं आप और को देख करके बता दूंगा। उसमें दिया हुआ है कि कहाँ तक का सक्षय अनंत है। मेरे ख्याल से शायद संभावना लगा रहा हूँ मैं, फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि जो युक्तानंत है उसका मध्यम भाग तक सक्षय अनंत है और फिर उसके बाद में अक्षय अनंत है। तो इस अपेक्षा से उसमें भी 2 भेद किए गए हैं, सक्षय अनंत यहाँ तक और फिर अक्षय अनंत। अनंतानंत तो नियम से अक्षय अनंत ही है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरा ये कि नवग्रह में मिथ्या दृष्टि देव भी बाहर के पाठी होते हैं, द्वादशांक के पाठी होते हैं? नहीं, नवग्रैविक में द्वादशांक के पाठी का कथन कहाँ किया गया है? नहीं, ऐसा पढ़ने में आया, इसलिए पूछा। नहीं, उसमें ये वर्णन आया है कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव करके और 11वें ग्रेवियक तक उत्पन्न हो सकता है। लेकिन वहाँ 9वें ग्रेवियक तक उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ग्रेवियक में वे द्वादशांक के पाठी हों, ये वहाँ पर कथन नहीं किया गया। या वे कितने अंग पढ़ते हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों का वहाँ पर पढ़ने का या स्वाध्याय करने की कोई चर्चा मेरे पढ़ने में नहीं आई। अगर आपके पास हो तो आप मुझे बताने का कष्ट करें। जय। अंतिम प्रश्न आज का, रिंकू जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। पल्ले का जो पढ़ाई किए उसमें व्यवहार पल्ले में तो काल के समयों का संख्या होती है जी, और अध्याय पल्ले में कर्म की स्थिति मनुष्य देव लोगों की आयु की होती है जी। और उद्धार पल्ले में बताया गया दीप समुद्र का प्रमाण। तो कैसे दीप समुद्र में तो समय का कोई वर्णन नहीं है? नहीं, समय का तो नहीं है, यहाँ समय का वर्णन नहीं किया गया। द्वीप समुद्रों का विस्तार कितना है, जैसे उदाहरण हमने आपको बताया ना कि 1 लाख योजन का हमें जम्बूद्वीप लगाना है, तो वो 1 लाख योजन कौन सा वाला लगाएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो योजन बढ़ता जा रहा है ना। आगे जब हम जाएंगे तो जब पूरा 1 राजू है, 1 राजू तक हमको वो द्वीप समुद्र लगाना, दुगना दुगना विस्तार, 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 16, फिर 32, तो जो आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो संख्या पल्ले में भी तो जाएगी। तो वो पल्ले कहाँ कौन सा लगाना है, वो पल्ले हमको ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें। ये मतलब वो तो समय का नहीं, मेरा निवेदन ये है, समय ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि उतने समय करके एक एक रोमखंड को निकालें तो उस समय में से वह दूसरा गड्ढा अर्थात खाली होता है, उतने काल का नाम उद्धार पल्य है। इससे द्वीप समुद्रों का प्रमाण जाना जाता है। तो उस काल की अपेक्षा से जितना वो काल होगा, ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ। आप ये प्रश्न करना चाह रहे हो कि काल का परिमाण तो हमको समझ में आ गया कि इसकी इतनी संख्या या कर्म स्थिति इतनी हो गई, लेकिन द्वीप समुद्रों में काल कैसे लगाएंगे,
तो उस काल को यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा से घटित अपन को करना होगा। वो जितना काल होगा उस उतना क्षेत्र उतना योजन अपन को वहाँ पर उस दृष्टि से लगाना होगा। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।